नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान के तहत शनिवार को वैशाली नगर विधानसभा के गुरु नानक जी सरोवर के समीप मिलेट्स कैफे का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलेट्स कैफे खुलने के बाद अब यहां लोगों की थाली में पौष्टिक व्यंजन उपलब्ध होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया। ये रागी का उत्पम बढ़िया जो बाजरे की रोटी वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वही मैं भी बोल रहा था, वही तैयारी करके आएंगे पीछे आप लोग सभी सबसे मिलेंगे, आप पीछे रहिए, लाइन बार आइए। पत्रकार महोदय जी, हमको बोलना पड़ रहा है ना। इसी कड़ी में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सीएम भूपेश बघेल शनिवार को भिलाई के वैशाली नगर विधानसभा पहुंचे व लाखों रुपए के विकास कार्यों की सौगातें दी और वैशाली नगर विधानसभा की जनता से उनकी समस्याएं भी सुनी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सीएम भूपेश बघेल शनिवार को भिलाई के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम स्थल पर सर्वप्रथम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान शनिवार को वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें दी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिले में 45 करोड़ 39 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। इसमें 7 करोड़ 1 लाख रुपए के 9 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 38 करोड़ 38 लाख रुपए के बाहर विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में 7 करोड़ 1 लाख रुपए का लोकार्पण किया, जिसमें सड़क एवं नाली निर्माण के 5 कार्य वार्ड 14 शांति नगर, वार्ड 15 अम्बेडकर नगर, वार्ड 27 शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 10 लक्ष्मी नगर, वार्ड 23 घासीदास नगर, वार्ड 26 रामनगर और वार्ड 18 प्रेम नगर में नाली बार रोड निर्माण के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए की सौगात दी। समस्त चौक व फुटपाथ निर्माण कार्य के लिए 60 लाख रुपए, सीसी रोड निर्माण जैसे अनेक कार्यों के लिए लाखों रुपए की सौगातें दी। वैशाली नगर की विधानसभा की सड़कों का मरम्मत एवं नवीनीकरण कराया जाएगा। वार्ड नंबर 7 रानी अवंतीबाई सरोवर का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। नेहरू नगर एवं हाउसिंग बोर्ड में सीवरेज लाइन संधारण एवं नवीनीकरण कराया जाएगा।
हाउसिंग बोर्ड एवं अन्य कॉलोनी जो नगर निगम को हस्तांतरित हुई है उनका आंतरिक विकास कराया जाएगा। बहुत सारे ऐसे कॉलोनी हैं जो हस्तांतरित हुए हैं, अब कराया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड वाले हैं, देवेंद्र और धर्मेंद्र भी उधर ही के हैं। जवाहर नगर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल एकेडमी प्रारंभ की जाएगी। संजय नगर तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। विभिन्न स्थानों में डोम सेट का निर्माण कराया जाएगा। वैशाली नगर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मातारी की मूर्ति की स्थापना एवं सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। राधिका नगर मैदान का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा और शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला केम का स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूप में संचालन किया जाएगा। तो बहुत सारे विकास कार्य के सौगात मैंने दी और सबसे पहले भागाबाई ने आयोजन दिया था। भागाबाई निर्मल कर कहा वो भागा चली, हाँ भागा, हाँ ये तरफ ट्रेन चल रहे नगर निगम में तो काम हो गया है। नगर निगम कार्यालय चल रहे तो पट्टा मिल जाए। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब बड़ी संख्या में आए, बहुत सारी समस्याओं के बारे में जानकारी दी और जो शासकीय कार्यक्रम चल रहे हैं उसका लाभ आप लोग उठा रहे हैं। जो लोग अभी तक नहीं उठा पाए उन योजनाओं का जरूर, चाहे पट्टे के नवीनीकरण की बात हो, चाहे एमएबी यूनिट की बात हो, सबका लाभ आप सब उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान शांति नगर में सीएम भूपेश बघेल ने लोगों की समस्याओं को सुना। राशन कार्ड, शिक्षा, बेरोजगारी भत्ता, गोबर खरीदी जैसे अनेकों समस्याओं को लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने रखा। मैं आपसे नेहरू नगर में भी मिले रहे हूँ। मोर नाम उज्ज्वला साहू हुए। हाँ। मैं आपके बनाए स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं स्कूल साइड से आ नहीं पाया लेकिन मैं घर साइड से आ हूँ। हाँ। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं वहाँ कॉमर्स है, साइंस है और हिंदी मीडियम में आर्ट्स है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में नहीं है। सर मोर सपना है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं। सर मैं यहाँ की सेवा करना चाहता हूँ। सर प्लीज क्लास 11th में आर्ट्स के सब्जेक्ट लाओ। सर हमारे अभी 10वीं पास करे हैं। चलो हो जाए तो सर प्लीज सर। वो तो यही कहा था मम्मी। थैंक यू सर। छत्तीसगढ़ सरकार में प्रणाम करत हूँ जी प्रणाम। क्या नाम है आपके? मोर सीएम काम नाम ही है, आदिवासी लड़की हूँ और यही क्षेत्र में रहती हूँ, गरीब परिवार की हूँ, लेकिन आप मन से जुड़े हूँ। मोर घर पहली माटी के भी से पट्टा मिले है, अभी आप मन के सरकार में रहा पट्टा मिली से मोला और राशन कार्ड भी मिले है मोला, श्रम विभाग के मजदूर कार्ड भी मिले है, से पूरा फायदा मोला मिले है। मैं आप मन के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे क्षेत्र के पार्षद केशव भाई हमारे मन के बहुत मदद करते, हमारे जिला अध्यक्ष है मुकेश चंद्राकर जी बहुत काम करते, हमारे महापौर जी है धीरज पाल जी, हमारे देवनी यादव भाई है, हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं। जनता के 3 सवाल के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनकी समस्याओं का निराकरण भी कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार की अनेकों योजनाओं के बारे में वैशाली नगर विधानसभा की जनता को लाभ लेने के लिए आग्रह किया, जिसे लेकर क्षेत्र की जनता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार दिल से जताया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए प्रवीण मिर्जी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। वर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला वर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट, सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का वर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295, 9300540111।
नियर एक्सिस बैंक ATM। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शुक्रवार को देर शाम दिल्ली से रायपुर लौटे। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है। ये पूरी तरह सौजन्य भेंट थी। इस दौरान कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। सीएम बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं कहता, मीडिया पूछता है तो मैं जवाब देता हूँ। दुनिया में हर आदमी चाहता है कि उसे कोई मौका मिले। प्रदेश में शराबबंदी पर उन्होंने ये कहा कि ये फैसला बेहद मुश्किल है। इसमें सामाजिक बुराइयों के साथ राजस्व का मामला भी जुड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि उनका मानना है कि इस मसले पर मुख्यमंत्री के स्तर पर ही कोई फैसला हो पाएगा। ये सौजन्य भेंट थी, कोई जो अटकल रहती है, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं। सर लेकिन कई बार आप जो है कई तरह की बातें मीडिया में कहते रहते हैं, क्या सोनिया जी से बात हुई क्या इस पर? मैं कभी नहीं कहता, मीडिया पूछता है तो मैं जवाब देता हूँ। अपने से मैं कभी कुछ नहीं कहता। मुख्यमंत्री बनने की बात को लेकर अगर आपके द्वारा कुछ कहा गया होगा फिर से, आप पूछोगे तो कहूँगा, नहीं तो नहीं कहता। तो हम पूछ रहे हैं यही, आज मैम से चर्चा हुई। आप बनना चाहोगे कि नहीं? दुनिया में हर आदमी चाहता है कि भाई कोई मौका मिले। मैडम से आज राजनीतिक कोई भी चर्चा नहीं थी, केवल सौजन्य भेंट थी। बीच में बीमार भी पड़ी थी। महन जी के साथ मैं पार्लियामेंट हॉल गया था, वहाँ पर मैडम को गाड़ी में विदा करने का मौका था। वहाँ वही चर्चा थी कि अगर समय मिल पाएगा तो तबीयत पूछने के लिए भेंट करना। टाइम आ गया था तो उनसे मिले। उसके अतिरिक्त शैलजा जी से और खड़गे जी से जरूर मुलाकात हुई थी। तो जो भी यहाँ की स्थितियाँ थी उनसे राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में चर्चा हुई। सर अभी आप लोग सारे नेता दिल्ली में थे, एक साथ थे, तो ये अटकलें थी कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? मैं तो उस बाबत नहीं गया था, मैं केवल पारिवारिक कारण से गया था। और वहाँ जब भी रहते हैं अगर मुलाकात हो जाए, टाइम मिल जाता है तो मिल लेते हैं। मेरे से कोई प्रश्न नहीं हुआ, मेरे से किसी ने, सीनियर्स ने या हाईकमांड ने या AICC अध्यक्ष जी ने इस बारे में मेरे से पूछा नहीं। अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं अपनी फिर राय देता जरूर। लेकिन अब 7 महीने बचे, ऐसे में जो बदलाव के अटकल है इसको किस रूप में देखा जाए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? ये सब हाईकमांड के ऊपर ही।
सर प्रियंका गांधी आ रही है 13 अप्रैल को, और इस पर नितिन नवीन कह रहे हैं कि आप लोगों ने महिलाओं से किया वादा पूरा नहीं किया है। चाहे शराबबंदी की बात हो, चाहे महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो प्रियंका गांधी के आने का कोई मतलब है नहीं। प्रियंका गांधी को उन महिलाओं से भी बातचीत करनी चाहिए। करेंगी जरूर, जब महिलाओं के कार्यक्रम में आ रही हैं तो वो सभी से चर्चा करेंगी। लेकिन इस बयान को कैसे देखें सर? नितिन नवीन कह रहे हैं ये। उसमें से कई को हम लोगों ने पूरा भी किया है। स्वाभाविक है कि इतने बड़े घोषणा पत्र के सूची में कुछ बातें छूटी हुई हों, और प्रयास हमेशा रहता है कि उनको अधिक से अधिक जिनको पूरा किया जा सके वो पूरा किया जाए। तो लेकिन इसमें शराबबंदी ही सबसे मुख्य है, जिस पर अभी भी पेच अटका हुआ है। कठिन है, मैंने तो पहले भी कहा कि एक बहुत कठिन निर्णय है इसको लागू कर पाना, कई कारणों से। एक तो समिति भी बनी हुई थी, विपक्ष ने इसमें सहयोग नहीं दिया, आए नहीं किसी बैठक में, फिर भी उस बात को आगे ले गए। अन्य राज्यों में जाके जहां इसका प्रयोग किया गया वहां उसका प्रयास करना कि क्या स्थितियां हैं, वहां उसकी सफलता विफलता के बारे में। बिहार के संदर्भ में हम लोग आए दिन न्यूज़ सुनते रहते हैं, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। तो ये कठिन एक निर्णय है, उसमें मुख्यमंत्री जी के स्तर पे ही कोई फैसला हो पाए। 4.5 साल बाद ये महसूस होता है कि इसको घोषणा पत्र में शामिल करना जो है वो जल्दबाजी थी या? जल्दबाजी नहीं, और उस पर भी उस समय भी विचार मंथन हुआ था, क्योंकि इससे एक राजस्व भी जुड़ा रहता है और दूसरा सामाजिक बुराई जुड़ी हुई है कि इसमें घरेलू हिंसा से लेके कई बातें हैं। महिलाओं का एक बहुत दबाव उस समय भी था कि शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी, तो सोच के, बल्कि उस समय बहुत उच्च स्तर के हमारे लीडर्स ने ये कहा भी था कि केरल में लागू होना है, वहाँ नहीं हो पाया, वहाँ भी दो फाड़ इसमें हो गई थी, पार्टी करना नहीं करना। तो एक कठिन निर्णय था, फिर भी हम लोगों ने लिया और उस परिप्रेक्ष्य में लिया था और उस परिवेश में लिया था कि ट्राइबल एरियाज को छोड़ दो। 146 में से 85 ब्लॉक तो ट्राइबल ही हैं, शेष 61 ब्लॉक जो बचते हैं उनमें इसको लागू किए जाने की बात थी, और अभी तक हम उसको कर नहीं पाए। सर ये जरूर जानना चाहेंगे, कोरोना की पृष्ठभूमि में आज स्वास्थ्य मंत्री ने सभी मंत्रियों की बैठक ली। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और मैं चाहता भी था इसके बारे में बोलूं। आपका आभार कि आपने ये प्रश्न भी किया। मैंने अपने अनुभव के आधार पे ये हमेशा कहा है कि कोरोना कहीं गया नहीं, हमारे बीच में है, हमारे बीच में रहेगा और इसमें उतार चढ़ाव आता रहेगा। समय समय पर हम देखेंगे कि केसेस बढ़ेंगे फिर घट जाएंगे। चिंता इस बात की रहती है हमेशा कि कोरोना का कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ गया जो ज़्यादा घातक हो, जिसमें मृत्यु हो। अभी तक जो देखने को मिला है, पिछले 4 महीनों में से 2 महीनों में किसी की मृत्यु नहीं हुई। कोरोना से अगर प्रभावित भी थे, पिछले महीने मार्च महीने में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, एक महिला की मृत्यु बिलासपुर में, और इस महीने में भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है पुनः बिलासपुर में, और उनकी कोमॉर्बिडिटी के कंडीशंस हैं। अभी फिर केसेस बढ़ रहे हैं। कल 102 प्रकरण आए थे, एक्टिव केसेस 250-300 के आसपास फिर हो गए हैं। इनमें चांसेस बढ़ जाते हैं, जितने ज़्यादा पॉजिटिव केस ध्यान में आते हैं मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सभी नागरिकों से, आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि सतर्क हो जाना चाहिए हमको, मास्किंग करना चाहिए कोई भी सार्वजनिक जगहों पे जाए, और खास करके जो कोमॉर्बिड है, आयु सीमा जो भी हो, और 60 वर्ष के ऊपर के नागरिक अनिवार्य रूप से एक तरह से पब्लिक प्लेस में जाएं तो मास्किंग करके जाएं। सर आज की बैठक में कोई नई गाइडलाइन है कि इसको लेकर आप लोग कुछ जारी करने वाले हो? हम लोग तो जारी कर चुके हैं। मॉक ड्रिल की बात पुनः, पहले भी मॉक ड्रिल हुआ था, फिर मॉक ड्रिल जो वेंटिलेटर्स इत्यादि हैं और उपकरण हैं चालू हालत में हैं कि नहीं, स्टाफ भी सतर्क हो जाए। एक केस में हम लोगों ने ये देखा कि एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में रायपुर में बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव आए, करीब 9 लोग एक ही दुकान में पॉजिटिव आए थे। तो ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, जो स्टाफ हमारा है हॉस्पिटल्स में अगर वो भर्ती होते हैं तो वहाँ वो प्रभावित ना हो जाए, तो वो अपने आप को गार्ड कर लें। ये भी हमने देखा कि अभी अस्पताल के स्टाफ भी प्रभावित हुए। तो सतर्कता से अब फिर से आगे चलना है। केसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे फिर घटेंगे, लेकिन अभी बढ़ते क्रम में है। सबको सावधानी बरत लेनी चाहिए, और जिनने वैक्सीन नहीं ली है, बूस्टर डोज नहीं लिया है, उनको जरूर बूस्टर डोज के लिए मांग करनी चाहिए।
शराबबंदी पर दिए गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल के इस बयान की लोग शराब पीना छोड़ दें, अभी शराब बंद कर देंगे पर वार किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जब कांग्रेस के प्रदेश पीसीसी अध्यक्ष थे तब उन्होंने जन घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम शराबबंदी कर देंगे और अब जनता से ही शराब न पीने की कसम लेना जनता के साथ विशेषकर महिला मतदाताओं के साथ विश्वासघात है। केश चौहान ने शराबबंदी से जनता की जान जोखिम में डालने जैसी बातें मुख्यमंत्री द्वारा करना बेहद दुखद बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इनको ज्ञान आ कब जाता है। क्या चुनाव जीतने के बाद इनको ज्ञान आया कि शराबबंदी अपने आप ही हो जाएगी, जागरूक करने की ज़रूरत है लोगों को, तब शराबबंदी होगी। उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय आपको ज्ञान नहीं था। मतलब कि जब आपने घोषणा पत्र में गंगा जल को हाथ में लेकर आपने कसम खाई थी, उसके बाद आपने बोला था कि हम शराबबंदी करेंगे। उसके बाद आप टीम गठित करते हैं कि सर्वे होगा, उसके बाद हम करेंगे। उसके बाद आपके मोहन मरकाम जी बोलते हैं कि कुछ क्षेत्रों में हो नहीं सकता। आपने भी बोला कि कुछ क्षेत्रों में नहीं हो सकता। एक सभा में आपने खुद बोला कि आप जो शराब पी के आते हैं आप उनको घर में मत घुसने दीजिए तो मैं शराबबंदी कर दूंगा। ये इस टाइप की बातें। और कल आपने जो बोला कि जागरूक करने की ज़रूरत है, बिल्कुल आपने जो सर्वे किया, जो माताओं और बहनों ने आपको आशीर्वाद दिया, वो क्या ऐसे ही दे दिया था? सिर्फ शराबबंदी के नाम पे दिया था। आपके हाथ में शराबबंदी करना और आपको करना चाहिए। आप तरह तरह के ये हथकंडे अपना के शराबबंदी को नहीं बंद करना चाहते हैं। ये आपका मुख्य कारण है। उसमें आपको राजस्व मिल रहा है 5,500 करोड़ और अभी तो बढ़ के 6,800 करोड़ हो गया है। उसके लिए आपने बंद नहीं करना चाहते हैं। और जो नितिन नवीन जी के बारे में आप बोल रहे हैं, तो ने बोला कि उनको जानता कौन है। तो आप भी जब प्रभारी दूसरे राज्यों में बन के गए थे तो आपको भी वहाँ पर कोई नहीं जान रहे थे। और दूसरी बात यह है कि नितिन नवीन जी वहाँ के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं बिहार के, जो गठबंधन की सरकार में उन्होंने ये मंत्री पद लिया है। और उनकी तुलना आप अपनी प्रियंका गांधी जी से कर रहे थे। तो प्रियंका गांधी जी को उसके परिवार ने बनाया हुआ है। वो एक सरनेम के लिए प्रियंका गांधी जी को सबको जाना जाता है। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। और कौन से संवैधानिक पद में हैं अभी प्रियंका गांधी जी, ये आप मुझे बताइए। तो नितिन नवीन जी और प्रियंका गांधी जी में बहुत ज़्यादा अंतर है। नितिन नवीन जी को जनता ने चुना है और उनको एक परिवार ने चुना है। ऐसे तो किसी का भी नाम हो जाता है। एक और था मोहम्मद बिन तुगलक, एक राजा था, उसका भी बहुत ज़्यादा नाम था, लेकिन वो अपनी बेवकूफ़ियों के कारण जाना जाता था। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमामी हजरात को रमज़ान शरीफ मुबारक हो और माह रमज़ान के साथ साथ ईद की भी तहे दिल से दिली मुबारकबाद। और इस माह रमज़ान के मौके पर आप तमामी हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप सभी माह रमज़ान का इस्तकबाल करें और उसकी कदर करते हुए खूब इबादत करें, खूब सदका करें, खूब नेकी कमाएं, अच्छे काम करें। टीवी देखने से, अपना समय बेकार करने से बचें, मोबाइल से बचें और गलत काम करने से बचें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नेक काम करें, सदका करें और लोगों को खाना खिलाएं, सहरी कराएं, इफ्तारी कराएं। और जो गरीब हैं, जो मोहताज हैं, उनकी मदद करें। चाहे वो किसी भी कौम का हो, अपने सभी पड़ोसियों को ख्याल रखें और हुस्न अखलाक का परिचय देते हुए अपने देश की शांति के लिए, एकता अखंडता के लिए दुआएं करें और हमारा भाईचारा कायम रहे, इसके लिए दुआएं करें। और हुस्न अखलाक का परिचय देते हुए ईद भी मनाएं और सौहार्द बनाए रखें। और हमें सभी को रमज़ान शरीफ और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके शहर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिल्क महोत्सव हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट ये आपकी सेवा में दिन के 11 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक, और वो भी सप्ताह के 7 दिन। और पूरे परिवार के साथ बेहतर खरीदारी के लिए चले आइए, यहाँ आपके लिए है बहुत कुछ। और जिसके लिए पता तो याद ही होगा। जी हाँ दोस्तों, सिल्क महोत्सव हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सूर्या मॉल के सामने खुला मैदान, सूर्या बिहार चौक, भिलाई। सिल्क महोत्सव
हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू CG अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी, LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788229606 9424124667। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना कीर्ति लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
सुपीला लक्ष्मी मार्केट स्थित देशी शराब दुकान व गदा चौक स्थित अंग्रेजी शराब दुकान को हटाने के लिए युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष मदन सेन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करने नहीं देने पर अपनी गिरफ्तारी देकर विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि युवा शक्ति संगठन के निरंतर आंदोलन धरना प्रदर्शन के बाद दुर्ग कलेक्टर ने निगम आयुक्त को आदेशित किया था इसे शीघ्र से शीघ्र स्थानांतरित किया जाए, मगर आज तक शराब दुकानें स्थानांतरित नहीं हुई है। गिरफ्तारी को लेकर संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। सुपेला अंग्रेजी शराब दुकान हटाने के लिए युवा जागृति युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष भाई मदन सिंह जी के नेतृत्व में भाई पुरुषोत्तम देवांगन जी, पारस जंगेल जी, हम सभी लगातार हमारे साथी इस शराब दुकान हटाने के लिए विगत 2 वर्षों से निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। चाहे मशाल जुलूस हो, चाहे धरने का कार्यक्रम हो, चाहे सीएम के निवास तक पद यात्रा की बात हो, हम अपनी मांग को लेकर लगातार धरने पे चल रहे हैं। आज हम मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल से मिलने का मांग कर रहे थे, तो प्रशासन ने हमें मिलने नहीं दिया। इस विषय को लेके हम यहाँ पर गिरफ्तारी दिए और हम ये चाह रहे हैं, प्रशासन से बार बार मांग कर रहे हैं कि शराब दुकान को हटाया जाए। यहाँ से लोग आना जाना में परेशानी हो रही है, राहगीर परेशान है, रोज मारपीट की घटनाएं हो रही है, पुलिस के साथ मारपीट हो रही है। प्रशासन इसे संज्ञान में ले और शीघ्र से शीघ्र इस शराब दुकान को यहाँ से हटाया जाए। जैसे भाई मदन सिंह जी ने कहा कि शराब दुकान को ऐसे जगह बनाया जाना चाहिए जैसे गौठान को बनाया गया है, वैसे एक शराब का स्थान बनाया जाना चाहिए और शराबी यहाँ पर गिरे पड़े लुढ़के रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम चाहते हैं कि वैशाली नगर के क्षेत्र के लोग इस रोड से सुगम से यातायात कर सकें। सर्द मौसम की विदाई कब से हो चुकी है। गर्मी का मौसम दस्तक दे चुका है, बावजूद इसके मौसम में नमी बदलते मौसम की दास्तां कह रही है। बीती शाम से तेज हवाओं के साथ आई आंधी के साथ जहां छुटपुट बौछार होती रही, वहीं शनिवार की सुबह से ही मौसम काफी खुश रहा। बादलों में सूरज की लुका छिपी चलती रही। मौसम विभाग की माने तो ऐसा मौसम रविवार तक होने की संभावना है। इसके साथ ही बारिश होने की भी संभावना बढ़ती जा रही है। बहरहाल छुट्टी के इन दिनों में आप सब भी मौसम की खुशगवारी का लुत्फ उठाइए। नई शिक्षा नीति से छात्रों एवं पालकों को अवगत कराते हुए दुर्ग के समाजसेवी के.एस. चौहान ने ग्रैंड एशियन न्यूज से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने नई शिक्षा नीति से विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान किया। आइए देखते हैं समाजसेवी के.एस. चौहान से हुई बातचीत के खास अंश। किसी भी देश को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा एक वो कड़ी है जो देश को मजबूत बनाती है, बल्कि जो देश शिक्षा के लोगों से भरा पड़ा है, जहाँ पर बहुत शिक्षित लोग हैं, मान के चलिए कि वो विकास की गाथा रचता चला जाता है। और देश हमारा जो भारत है वो भी इस गाथा को गाने के लिए काफी आगे निकल चुका है। काफी लोग शिक्षित हो चुके हैं, बल्कि हम देखें या हम अनुमान लगाएं तो लगभग पूरी जनता ही यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में अपना वर्चस्व बना चुकी है। शिक्षा को लेकर ही हम आज कुछ चर्चा आपसे करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं शाहीन खान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं चौहान सर, शिक्षा को लेकर और वर्तमान की शिक्षा प्रणाली को लेकर। और क्योंकि हम शिक्षा धानी में रहते हैं, दुर्ग भिलाई, तो यहाँ की शिक्षा को लेकर वो हमसे कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है सर। सब अभी वर्तमान में सभी के पेपर खत्म हो चुके हैं लगभग, देखा जाए तो, और ऐसे में बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चों को पेपर ख़त्म हो रहे हैं, उसके बाद एक एनालिसिस करना चाहिए कि हम पिछले साल ऐसी क्या कर सकते थे और जो नहीं किया है हमने। क्योंकि जैसे ही सिलेबस आपका चालू होगा, स्कूल कॉलेजेस जब चालू होंगे, तो आपको उस चीज़ में रिकवरी करने का समय नहीं मिल पाता। जैसे आप हैंडराइटिंग में पीछे हैं या पढ़ने में पीछे हैं और आपने ऐसी कुछ चीज़ें नहीं सीखी जो आपको सीखनी चाहिए थी, तो ये सब चीज़ें ये करने का समय होता है ताकि हम अगले साल के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होकर वहाँ पर जाएं और जो अपनी जो शिक्षा की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा सकें। अभी बोर्ड परीक्षाओं के बाद में छात्रों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपना करियर बनाए? मतलब बोर्ड परीक्षा मतलब भविष्य का दरवाज़ा कहलाता है, तो ऐसा उसकी अतिशयोक्ति करते हैं। तो बोर्ड परीक्षा के बाद में छात्रों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनसे उनका करियर अच्छा बन सके? जी देखिए, खुद भी जो भी इंसान है वो खुद ना कभी भी
सीखता है, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे सीखता है। आप सीधा कोचिंग या किसी गुरु के पास जाएं या किसी ऐसे एक्सपर्ट के पास जाएं जिससे आप उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और कैरियर काउंसलिंग जरूर करवाएं, जहां पर आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में आप कैरियर काउंसलिंग करा के वो सब्जेक्ट लेने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे को ये पता नहीं रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है। और हमारे अभिभावक या जो बच्चे भी होते हैं वो आसपास के लोगों को देख के ही ऐसा समझ जाते हैं कि हमारे को भी ये करना चाहिए, जैसे सामने वाला इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, तो हमारे को भी वो कर लेना चाहिए। नहीं, आपके जो पद्धति है, आपकी जो नेचर है, आप नेचर से क्या सूट करता है। अगर उस नेचर में अगर मान लीजिए कि अगर ठंडी है तो हमारे गर्म कपड़े पहनने चाहिए। हमको अगर अच्छा लगता है कि पतले कपड़े पहने मान लीजिए, लेकिन नेचर के हिसाब से आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे। वैसे ही नेचर के हिसाब से आपको आगे का जो अपना कैरियर है वो चूज़ करना पड़ेगा आपके नेचर के हिसाब से। वो आपको बहुत आगे बढ़ाएगा और उसमें बॉदरेशन नहीं रहेगा आपको। जी, खासकर माता पिता बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनकी परीक्षा और उनकी पढ़ाई को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। उनकी चिंता को किस हद तक हम दूर कर सकते हैं? देखिए, चिंता क्या होती है, हमने पहले भी सुना है कि आप चिंता मत करें। तो चिंता जो अभिभावक हैं या जो बच्चे हैं वो चिंता करते हैं रिजल्ट की। तो चिंता रिजल्ट की कभी नहीं होती। चिंता करनी चाहिए अपने कर्मों की, अपने परीक्षा की चिंता करना चाहिए। और चिंता भी नहीं, आप उसको चिंतन बोलेंगे, चिंता नहीं, आप चिंतन करिए। तो आप अगर चिंतन करते हैं, अपना परीक्षा दे के आते हैं और उसके बाद रिजल्ट जो भी आए वो परीक्षा के हिसाब से ही होगा। जैसे हम जब परीक्षा अपना जब रिजल्ट आ जाता है तो हम उसका भी चिंतन करें, उसका भी एनालिसिस करें और अपने आप को आगे समय में बढ़ाएं। चिंतन शब्द अच्छा बताया आपने। मार्क्स को लेकर के माता पिता काफ़ी चिंतित होते हैं। बच्चों के रिजल्ट देखने के बाद सबसे पहले उनकी आंसर शीट, उनके रिजल्ट को देखकर, मार्क्स देखकर ही आंका जाता है कि बच्चे ने कितनी मेहनत की। ऐसे में जो माता पिता है, बच्चों के जैसे मार्क्स कम हो जाए ज़्यादा, तो उनकी चिंता कैसे दूर की जा सकती है? देखिए, कभी भी मार्क्स को तवज्जो नहीं, हम अपने इम्प्रूवमेंट को तरफ तवज्जो दें। कभी भी परीक्षा को तवज्जो नहीं दिया जाता, सीखने को तवज्जो दिया जाता है। तो उसी के हिसाब से ही हमारे को करना चाहिए। और जो हम ये बोलते हैं कि संतुष्ट रहें, है ना, संतुष्ट रहें, बहुत संतुष्ट रहें। तो संतुष्ट कैसे किया जाता है? तो संतुष्ट हमें परिणाम से संतुष्ट होना है, कर्मों से नहीं। हम क्या करते हैं कि कर्मों से संतुष्ट होते हैं और परिणाम से असंतुष्ट होते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो हमें संतुष्ट होना है परिणाम से, कर्मों से नहीं। कर्मों से हम हमेशा असंतुष्ट रहे कि हम और ज़्यादा कर्म कर सकते थे, और ज़्यादा मेहनत कर सकते थे, और ज़्यादा परीक्षा में और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते थे। लेकिन हम बोलते हैं कि हम तो मेहनत किए हैं लेकिन उसके हिसाब से मार्क्स नहीं आया है। तो मार्क्स परीक्षा के हिसाब से ही आएंगे। वो हमारे को संतुष्ट होना है, हमारे परिणामों से असंतुष्ट नहीं होना है और कर्मों से असंतुष्ट होना है, संतुष्ट नहीं होना है। वर्तमान में के परिदृश्य में छात्र छात्राओं को काफ़ी आगे बढ़ते देखा जाता है। ऐसे में उनको काफ़ी केयर करने की ज़रूरत होती है। माता पिता को ज़रूरत होती है कि उनको यानी ज़्यादा ख्याल रखें। ऐसे में पेरेंटिंग आवश्यक हो जाती है। तो पेरेंटिंग क्या है और ये क्यों आवश्यक है, आप बताएंगे? माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ दे सकते हैं और वही उनसे छीन लेते हैं, और वो होती है आज़ादी। माँ बाप हमेशा दूसरों के हिसाब से अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं, लेकिन वो होता है प्रूव करना। माँ बाप हमेशा प्रूव करने में लगे रहते हैं, लेकिन बच्चों को हमेशा इम्प्रूव करने में लगाना चाहिए। प्रूव हम दूसरों के लिए करते हैं, इम्प्रूव हम बच्चे के लिए करते हैं। तो बच्चा इम्प्रूव होना चाहिए। तो जब बच्चा इम्प्रूव होगा तो अपने आप प्रूव हो जाएगा। हमारा ध्यान प्रूव करने में नहीं, इम्प्रूव करने में लगाना चाहिए। तो पेरेंटिंग को इम्प्रूव करवाने में लगाना चाहिए अपने बच्चों को, ना कि प्रूव करवाने में। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। नई शिक्षा नीति को लेकर आपके क्या विचार हैं? नई शिक्षा नीति वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती रहती है और किन्हीं कारणवश बहुत सालों के बाद नई शिक्षा नीति आई है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा स्वागत करना चाहिए। और हमारी जो शिक्षा नीति अब की आई है वो बहुत अच्छी है,
जो कि इम्प्रूव्ड वर्जन है। और इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। जैसे शाहीन जी, जो 5 साल का बच्चा होता है वो जो अपने घर में जो बात करते हुए सीखता है, अपनी लैंग्वेज में सीखता है, तो 5 साल तक अगर आप वही उसी लैंग्वेज में अगर सीखेंगे तो वो एक्स्ट्रा जो लैंग्वेज का बॉदरेशन होता है बच्चे के ऊपर वो नहीं होता है और सीखता बहुत जल्दी है। और जब पिकअप पकड़ता है 5वीं तक अगर वो पिकअप पकड़ता है तो वो आगे भी बहुत ज़्यादा पिकअप पकड़ता है। और दूसरी बात ये है कि जो गैप स्टडी का जो है, जो एक जब हम मान लीजिए कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 1 साल अगर कर लेते हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल करेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल करेंगे तो डिग्री मिलेगी। तो वैसे जब हम कई लोगों को देखते हैं कि जो अपने कॉलेज में जो 1 साल के बाद छोड़ दिया था उसको कंटिन्यू कर सकता है, उसको फिर से 1 साल करने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे के 2 साल दे सकता है और किन्हीं कारणवश गैप हो ही जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है जो कि पहले से अब्रॉड में थी, अब भारत में आई है। एनसीईआरटी ने मुगल शासक सहित और अन्य कई चैप्टरों को हटा दिया है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीखना ही उद्देश्य होता है किसी भी शिक्षा का, और शिक्षा सीखने के लिए ही होती है। लेकिन अननेसेसरी चीज़ें सीखना, उसकी जगह हम दूसरी चीज़ें भी ला सकते हैं। तो जबकि ये 5वीं और 6वीं में पढ़ा दिया गया था, वो 11वीं और 12वीं का सिलेबस चेंज किया गया है क्यों, और उस जगह में हम दूसरी चीज़ें भी सीख सकते हैं क्योंकि त्याग, तपस्या और बलिदान हमारे हिंदुस्तान के कई राजाओं महाराजाओं ने भी किया है, जो इतिहास में हैं, लेकिन इतिहास को उनको पढ़ाया नहीं जाता। तो हमारे को इतिहास पता नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं, तो उन्हीं को सिखाने के लिए ये सब चीज़ें की गई हैं। बाकी शिक्षा नीति ऐसा नहीं होती है कि कोई जाति या कौम या के अनुसार हो, वो बच्चों को इम्प्रूव कैसे कराया जाए और देश काल और परिस्थिति के हिसाब से शिक्षा नीति होनी चाहिए और सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस जो होता है वो ऐसा होता है कि जैसे कंप्यूटर में हम जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर वर्जन हमेशा बदलते रहता है कि नहीं बदलते रहता है। अगर सॉफ्टवेयर में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाल देंगे, बार बार डाल देंगे, तो ऐसी चीज़ें नहीं आ पाएंगी जो आनी चाहिए थी, लेकिन वो भर चुका है सॉफ्टवेयर, वो एक इसमें एक कैपेसिटी होती है उसमें भर चुका है। तो उनको उन चीज़ों को हटा के, और भी बहुत सारी चीज़ें हटाई गई हैं और उनको हटा के ऐसी और यूज़फुल चीज़ों को उसमें लाया गया है ताकि उसको उस सॉफ्टवेयर को और अच्छा बनाया जा सके। सॉफ्टवेयर और किसी भी यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, स्कूल का जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है उसका सिलेबस। तो सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसी के हिसाब से वो इम्प्रूव्ड हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सीखने को मिले, वैसा किया गया है। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां भी लग जाएंगी, या बल्कि कई बच्चों की लग भी चुकी होगी, ऐसे में उनको कोई संदेश दें, क्या करें उनके काम भी आए और उनको एक्टिव रहने के लिए भी ज़रूरी रहे? देखिए, शिक्षा जो है वो सभी समस्याओं का हल है, सभी समस्याओं का, क्योंकि धर्म को लाया नहीं जाता, धर्म को सिर्फ बतलाया जाता है। जब आप किसी को शिक्षित कर देते हैं तो वही धर्म होता है। धर्म किसी कौम जाति का नाम नहीं है। धर्म ये होता है कि आपको उस समय सही क्या है वही धर्म होता है, और जो उस समय सही कर रहा है वही धार्मिक होता है। तो जब ये गर्मी की छुट्टी आए तो आप अपना जो ये समय है उसको सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, उसको सही कैसे कर सकते हैं, तो आप उन्हीं चीज़ों में लगाइए, तरह तरह की चीज़ें सीखिए। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें सीखिए जो आपको इंटरेस्ट है, जिनमें जो आप नहीं कर पाते हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। प्लस मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एनालिसिस, हमारे को पुराने अनुभवों से एनालिसिस करना चाहिए, उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो करना चाहिए, जो कि आपके कैरियर के लिए आगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और शिक्षा हमेशा एक कैरियर
कैरियर मतलब जब हम बोलते हैं तो कैरियर हम समझते हैं कि पैसे कमाने का जरिया। तो कैरियर सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं होता, कैरियर ये भी होता है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें। और यही मानव जाति का धर्म है, सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हम अपने आप को निरंतर इम्प्रूव करते रहें। और शिक्षा एक उसी का एक पार्ट है। ये बोलते हैं कि और आपको कॉलेज तक बिल्कुल पढ़ाई करनी चाहिए। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज ऐसा बोला जाता है। तो कॉलेज तक आप बिल्कुल जाएं और पढ़ाई करें। तो हमारी शुभकामनाएं आपको, और ये गर्मी की छुट्टी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरित करे। और यही एक कोशिश थी इस वार्तालाप की। तो उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने में मिली होंगी। मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से आपसे करना चाहती हूँ। एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक समाज सेवी, एक ज्ञाता, और इतने सारे गुण कहाँ से लाते हैं आप? शाइन जी, इसके पीछे से भी सिर्फ शिक्षा है, सिर्फ शिक्षा है। और आप जब जब सीखते जाएंगे, जैसे जैसे सीखते जाएंगे, शिक्षा सिर्फ 12वीं तक नहीं होती, सिर्फ कॉलेज तक नहीं होती, उसको आप निरंतर सीखते जाएं। एक शिष्य बनना ही मेन होता है। तो गुरु आपको सब जगह मिल जाएंगे। ये हमारे गुरुओं ने भी बोला है, सभी गुरुओं ने बोला है, हर कौम के गुरुओं ने बोला है। तो शिक्षा लेते रहें, अंत तक लेते रहें, मरते दम तक लेते रहें। यही हमारा कोशिश होनी चाहिए। और शिक्षा ही इम्प्रूव करने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का सबसे बड़ा साधन है। उसी से हम प्रूव हो सकते हैं। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे के.एस. चौहान सर। जी हाँ, कुशल राजनीतिज्ञ, समाज सेवी, या कह लीजिए एक अच्छे ज्ञाता, जिन्होंने अभी शिक्षा को लेकर काफ़ी सारी बातें हमें बताई। गर्मी की छुट्टी में बच्चों को क्या करना चाहिए, अभिभावकों को अपने बच्चों का ख्याल किस तरह रखना चाहिए, करियर के प्रति कैसे जागरूक रहना चाहिए, इन सब बातों को हमने उनके साथ शेयर किया और काफ़ी सारी जानकारियाँ उन्होंने हमें दी। इसी के साथ ही आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाज़त। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।